मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब एक ही नाम है। इस वीडियो के ऊपर जो रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी और समझ आ गया कि हाँ मनी क्रिएशन क्या प्रोसेस क्या है, हमें मनी मल्टीप्लायर निकालना कैसे है, और टोटल मनी क्रिएशन का फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर से हमें टोटल डिपॉजिट्स आ जाएगा। हमने वो वीडियो समझ ली। आज मनी एंड बैंकिंग की लास्ट वीडियो है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। आई होप आपको लर्न करो क्लास 9 to 12 में मजा आ रहा है। हम सारे के सारे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। देखो यार, हमें क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना कि कितने आवर्स मैंने एक क्वेश्चन पे या एक टॉपिक पे कवर करे हैं। हमें ये देखना है कि अगर मनी एंड बैंकिंग फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स का है तो हमें उतना टाइम स्पेंड करना है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स का है तो हमें उस पर उतना टाइम स्पेंड करना है। नोट्स आपके मनी एंड बैंकिंग के आ चुके हैं, नहीं डाउनलोड करें तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पे सारे के सारे नोट्स आपके इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एवरीथिंग जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको वो अवेलेबल है। आई होप यू आर हैविंग एन अमेजिंग डे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। व्हाट आर, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखो। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री जो है इंडिया, उसका सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुमने आरबीआई को न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, बढ़ा दिया, एसएलआर कम कर दिया, बढ़ा दिया। और रघुराम राजन साहब जो हमारे आरबीआई चीफ रह चुके हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई रह चुके हैं, रघुराम राजन, उनकी वजह से तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी जब वो गवर्नमेंट से भिड़ पड़े और उनकी वजह से उनकी वजह से आरबीआई का नाम बहुत फेमस हुआ था और लोगों को पता लग गया था यार फंक्शंस क्या है आरबीआई के। रियलिटी ये है, हम क्लास 12 में इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वो एक ही बात है। इसके हम 5 पॉइंट्स लिख के आएंगे। आज हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। 5th पॉइंट में आपको बताऊंगा है क्या, और उसको हम एक और चैप्टर आगे आने वाला है हमारा, वो है बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है इट इज अ करेंसी अथॉरिटी। पता है ना, जितने भी नोट्स हमारे, एवरी नोट ग्रेटर देन 1 रुपी नोट, जितने भी हमारे नोट्स हैं इंडिया में, सारे के सारे कौन इशू करता है? आरबीआई, और सेंट्रल बैंक इशू करता है। ये तो आगे हमें बात समझ। वो ऐसा क्यों करता है? यार मेरे पास एक अथॉरिटी तो नहीं है ना, मैं एज अ कंज्यूमर आई डोंट हैव एन अथॉरिटी टू प्रोड्यूस माय ओन नोट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने खुद नोट छाप लेते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि ये नकली नोट है, तो वो इलीगल है, दैट इज इलीगल। हमारी कंट्री में करेंसी अथॉरिटी, या बोल सकते हैं कि करेंसी इशूइंग अथॉरिटी, करेंसी इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ एक अथॉरिटी के पास है, सिर्फ एक हेड के पास है, सिर्फ एक बॉडी के पास है। उस बॉडी का नाम है सेंट्रल बैंक। परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में अगर घुसो तो ये बोल रखा है कि जितने भी नोट, 1 रुपए से ऊपर जितने भी नोट प्रोड्यूस होते हैं वो करता है सेंट्रल बैंक। और देखो क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, बोल रखा है दीज नोट्स सर्कुलेट, ये वही नोट्स की बात कर रहा हूं जो आरबीआई ने इशू करे हैं। दीज नोट्स सर्कुलेट थ्रू आउट द कंट्री एज लीगल टेंडर मनी। हमने इसकी डेफिनेशन मनी एंड बैंकिंग में ही करी है। क्या करी है? लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है कि जो लीगली एक्सेप्टेबल है थ्रू आउट द कंट्री। लीगल मतलब अंडर द लॉ आता है। आरबीआई ऐसे नोट्स इशू करता है, उन नोट्स को कहते हैं लीगल टेंडर मनी। मतलब अगर आप उसको, करेंसी को नेशन वाइड अगर चलाओगे ना तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इट इज एक्सेप्टेड नेशन वाइड, पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में आप इस करेंसी को कहीं भी चलाओ वो एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब ये है लीगल टेंडर मनी का मतलब वो हमारा लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप इस मनी को यूज कर सकते हो। इट हैज टू कीप अ रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। देखो अब रिजर्व बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है, करेंसी अथॉरिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो नोट पे नोट बनाता जाएगा। पता है ना हमने क्या पढ़ा था कि अगर नोट पे नोट बनाता जाएगा, करेंसी पे करेंसी आती जाएगी हमारे पास, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर मनी सप्लाई बियॉन्ड अ पॉइंट अगर इंक्रीज होती है तो बताऊं क्या होता है? तो इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि हमारी सप्लाई उतनी है बट लोगों के पास जैसे ही पैसा ज्यादा आ गया, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई। डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गई।
तो रिजर्व बैंक इसको इग्नोर करने के लिए, ये सिचुएशन अराइज ना हो, क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मतलब वो एक रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड गिरवी रखेगा और उससे करेंसी इशू करेगा। अब हमें पता है गोल्ड तो लिमिटेड है इस कंट्री में, गोल्ड अनलिमिटेड नहीं है, गोल्ड इज लिमिटेड। तो वो देखता है कि एक लिमिटेड स्टॉक ऑफ मनी ही, एक लिमिटेड मनी सप्लाई ही मार्केट में चल रही हो। एंड फॉरेन सिक्योरिटीज एज पर स्टैट्यूटरी रूल्स अगेंस्ट द नोट्स इशूड बाय इट। या स्टैट्यूटरी मतलब ये कंपलसरी है, ये एक नॉर्म है, आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, फिर जाके आप कुछ करेंसी या करेंसी अथॉरिटी कुछ करेंसी प्रोड्यूस कर सकती है। परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है कि एमसीक्यू की तरह पूछा जा सकता है कि ठीक है, 1 रुपए से ऊपर नोट्स तो इशू करता है आरबीआई, परफेक्ट, बट जो 1 रुपीज नोट है या कॉइन्स है वो कौन इशू करता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट, रुपी का सिग्नल ये हो चुका है। अगर आपसे पूछे कि रुपी का सिंबल क्या है तो वो ये है, परफेक्ट। 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? दिस इज इशूड बाय, लिखो इसको, दिस इज these two things are issued by मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और एमसीक्यू की तरह भी आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, परफेक्ट भाई, हमें बिल्कुल बात समझ आ गई। करेंसी अथॉरिटी क्या है हमें पूरा समझ आ गया। नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करो, समझ के आओ, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। एक बार इसकी फोटो ले लो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफेक्ट, हो गया, बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है आरबीआई क्या है, हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसमें देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट जो आया ना, ये इसका मतलब ये है जिस तरह मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूं, एक नॉर्मल पब्लिक हूं, जिस तरह मैं एक कमर्शियल बैंक में जाता हूं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जितने भी आपके ओबीसी, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे आप जाते हो वहां पे पैसा डिपॉजिट करते हो ना, या लोन लेते हो या एफडी बनवाते हो, या मल्टीपल थिंग्स, जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के साथ, वैसे ही गवर्नमेंट किसके साथ ट्रांजैक्शन करती है? आरबीआई के साथ। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरह मैं एज अ कंज्यूमर, एज अ पब्लिक जा सकता हूं कमर्शियल बैंक के पास कुछ सर्विसेज लेने, सिमिलरली गवर्नमेंट भी आरबीआई के पास जा सकती है वही सेम सर्विसेज लेने। तभी तो बोल रखा है इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। Commercial banks, they are banker to the people, to the public, and RBI, central bank, it is the banker to the government. बहुत अच्छी लगी हमें बात, बिल्कुल समझ आ गई। It acts as a banker, agent and a financial advisor. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट लिख के आओगे तो आपको रियलाइज करना है कि 3 इसके बाइफर्केशंस हैं। हमने पहला पॉइंट समझ लिया क्या है। अब इसके बाद it acts as a agent, बैंकर एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कैसे कैसे एक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये बोल रहा है, पहले बात तो सिर्फ यहां गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही नहीं हो रही, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात हो रही है। जब हम यहां पे गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, परफेक्ट। अब क्या बोल रहा है, इट एक्ट्स एज अ बैंकर, डेफिनेशन बोलिए ना, इट एक्ट्स एज अ बैंकर, एन एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो देखो यहां पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये जो पॉइंट है ये बैंकर के हैं, ये जो पॉइंट है ये किसका है बताओ, ये है एजेंट का, और जो लास्ट हमारा पॉइंट है ये है फाइनेंशियल एडवाइजर। एडवाइजर आ गया ना यहां पे वर्ड, फाइनेंशियल एडवाइजर। चलो पढ़े इनको। सबसे पहला है मेंटेन्स करंट अकाउंट। अभी बोला ना गवर्नमेंट के भी करंट अकाउंट्स हैं, मतलब अगर किसी गवर्नमेंट को इंडोनेशिया की गवर्नमेंट से कुछ लोन लेना है, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कुछ लोन लेना है, तो उनका एक करंट अकाउंट खोला जाएगा। अब वो लोन वापस भी चुकाना है, प्रिंसिपल पेमेंट भी करनी है और इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है। समझ गए आप बात? तो इट एक्ट्स एज, जितना भी हमारा ये अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट का, कौन मेंटेन कर रहा है? आरबीआई। जो भी उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट। आ गई बात हमें समझ। अगर मेरे को किसी और कंट्री से लोन लेना है या बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो आरबीआई के थ्रू होता है, क्योंकि जिसमें भी गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है दूसरी गवर्नमेंट से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो सारी मेंटेन करता है, उसका अकाउंट मेंटेन करता है आरबीआई। नेक्स्ट है एक्सेप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट्स। जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस है ना,
वो सारी इट ऑल गेट्स रूटेड थ्रू आरबीआई। जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने लोन दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि बहुत ही रेयर बात है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कहती है यार हमें पैसा देते रहो, हमारा जो खुद का बजट है वो बहुत कम पड़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज लेंड अस सम मनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स तो देती ही है, ग्रांट्स तो देती ही है, बट कुछ लोन भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो कौन मेंटेन करता है, वो अपकीप कौन करता है कि हाँ यार कुछ खराबी ना हो, वो मेंटेन करता है आरबीआई। इट एक्सेप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट। अगर गवर्नमेंट को किसी को एट द एंड ऑफ द डे पेमेंट देनी है तो कैसे होगी, आरबीआई के थ्रू होगी। ये तो हमने समझ लिया बैंकर का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजिंग द पब्लिक डेट। इसका मतलब क्या है, अब यार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस भी गवर्नमेंट से पैसा ले सकती हैं। अब जब बहुत बड़ी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट से पैसा ले रही हैं तो वो गवर्नमेंट एक तरह का पब्लिक डेट दे रहा है ना, वो पब्लिक को डेट दे रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट खुद नहीं रखती यार, कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, इतने एफर्ट्स वो नहीं लगाना चाहती कि वो नॉर्मल पब्लिक डेट के साथ डील करे कि कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा, इंटरेस्ट आया या नहीं आया, वो सारा काम करता है आरबीआई। ये हो गया हमारा एजेंट का फंक्शन। और लास्ट हमारा आ गया एडवाइसेस द गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि रेपो रेट कितना बढ़ना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना बढ़ना चाहिए। जितनी भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं ना इस कंट्री में, पॉलिसीज फॉर्म करते हैं, वो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उन सबके कोलैबोरेशन से होती है। हाँ ये जरूर है कि आरबीआई इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, बट वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज निकालती है और आरबीआई हमारे रेट्स फाइनल करता है कि यार अगर मैंने रेट्स ज्यादा रखे तो पीपल को क्या फायदा है, क्या नुकसान है। वैसे ही गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि यार इक्वालिटी तो है, सबको फाइनेंशियल डिसीजन जो भी हम ले रहे हैं आरबीआई के साथ मिलकर सबको अफेक्ट तो कर रहा है, तो अनफेयर ना हो। इतनी बड़ी कंट्री को संभालना, उनकी पॉलिसी रेट्स को संभालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर बन जाता है। तो वो आरबीआई एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, नहीं सर अभी आपको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए, हाँ अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है, यू मस्ट गो फॉर दिस स्टेप। तो वो कौन एडवाइस करता है, आरबीआई एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा। ये हमने समझ लिया सेकंड पॉइंट, परफेक्ट। अब हम आ गए थर्ड पे, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी बात करी ना बैंकर टू द गवर्नमेंट, पर आपको पता है कमर्शियल बैंक, देखो बैंकर्स बैंक कमर्शियल बैंक को भी असिस्ट करता है। पहले तो आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, कि कमर्शियल बैंक का भी तो एक बड़ा हेड होगा ना, कोई बैंक होगा ना उनका, तो कमर्शियल बैंक का बैंक है आरबीआई, और कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज भी आरबीआई करता है, इट इज अ सुपरवाइजर एज वेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चार्ट लिख के आओगे, एक्सप्लेन करके आओगे, मजा आ जाएगा। परफेक्ट। सबसे पहले बोल रहा है इट इज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। हमने पढ़ा था ना मनी मल्टीप्लायर में एसएलआर या एलआरआर, वो थ्योरी कहती है कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ अपना रिजर्व्स रखने पड़ते हैं आरबीआई के पास। बोलते हैं ना कि मिनिमम रिक्वायर्ड रिजर्व्स टू बी केप्ट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक टू द आरबीआई। वो रखते इसलिए हैं ताकि कुछ एट द एंड ऑफ द डे हमें नुकसान ना हो, हमारे पास कैश रिजर्व्स रहे, ताकि इन द एंड हमें उन कैश रिजर्व्स की जरूरत हो तो लिक्विडिटी बनी रहे। तो वो कौन रखता है, इट इज द कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब कीपर, मतलब ध्यान रखने वाला। कैश रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व्स रखता है वो आरबीआई के रखता है, आरबीआई के पास रखता है, और आरबीआई उन कैश रिजर्व्स की देखभाल करता है। सेकंड है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है यार, कमर्शियल बैंक्स का मर्जर होता है, जैसे ओबीसी और पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर हो गया। मर्जर मतलब वो आपस में जुड़ गए, वो एज ए सिंगल यूनिट काम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने सोचा क्या पता हम मिल जाए, जैसे अभी वोडाफोन और आइडिया का हुआ है, आपने देखा होगा ना, वोडाफोन और आइडिया मिल चुके हैं, वैसे ही ओबीसी और पंजाब नेशनल बैंक भी मिल गए। उन्होंने कहा कि यार अगर हम साथ में काम करेंगे ना तो एक अच्छा बैंक बन पाएगा, एक बड़ी यूनिट क्रिएट हो पाएगी। परफेक्ट, ये तो हो गया मर्जर की बात। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक बैंक के पास भी पैसा कम हो। कब हो सकता है ऐसा, जब उसने इतना सारा क्रेडिट दे दिया पब्लिक में और पब्लिक उस क्रेडिट को वापस दे ही नहीं पा रही, या एकदम बैंकरप्ट हो गया। आपको पता है बैंक्स भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, उनके पास भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब वो अपनी पब्लिक का पैसा दे ना पाए, या जब उन्होंने इतना पैसा बांट दिया पब्लिक में, पब्लिक उनको वापस इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर ही नहीं पा रही। तो उस केस में बैंक के पास पैसा बचा ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा आरबीआई के पास, सर प्लीज हमें लोन दीजिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए अपने बैंक को दोबारा खड़ा करने के लिए। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट ऑप्शन जो बचता है पैसे लेने का वो बचता है आरबीआई के पास। मतलब मैं एज अ कमर्शियल बैंक आरबीआई को अप्रोच कर सकता हूं, सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो आरबीआई जरूर हेल्प करेगा। और लास्ट है क्लियरिंग हाउस, ये बहुत समझने वाली बात है।
ए भी एक कमर्शियल बैंक है, बी भी एक कमर्शियल बैंक है। देयर आर टू कमर्शियल बैंक्स इन दिस सिनेरियो। अब ए ने बी से पैसा ले रखा है, बी ने सी एक और कमर्शियल बैंक है उससे पैसे ले रखा है। अब ऐसा नहीं है कि पहले फॉर एग्जांपल बी ने सी से पैसा ले रखा है, ऐसा नहीं है कि पहले बी सी को चुकाएगा या ए बी को चुकाएगा, नहीं। क्लियरिंग हाउस को देखो, एक फंक्शन है ना क्लियरिंग हाउस, इसका मतलब ये है बीच में आरबीआई एंटर करेगा। आरबीआई कहेगा यार तुम्हें इतनी ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत है ही नहीं, कमर्शियल बैंक्स आपस में भी तो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ना, आपस में भी वो डील कर सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक्स, ये भी होता है। अब आरबीआई कहेगा यार तुम्हें ऑफसेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स कीप एन एग्जांपल, ए ने बी को, ये एक नया एग्जांपल है सुनो, ए ने बी को 1000 रुपीज उधार पे दिए, ये कमर्शियल बैंक है, ये भी कमर्शियल बैंक है, ये भी कमर्शियल बैंक है। बी ने सी को 1000 रुपए उधार पे दिए। अब ये नहीं कि सी पहले बी को दे रहा है फिर बी ए को दे रहा है, नहीं। आरबीआई कहता है यार टेंशन मत लो, मैंने तुम सबका अकाउंट बना रखा है, तुम एक काम करो सी तुम सीधा ए को दो। तो क्लियर हो गया ना, ये इतना लंबा जो ट्रांजैक्शन थी ये हो ही नहीं। देखो ना, ए ने दे रखे थे बी को, बी ने दे रखे थे सी को। अब कायदे से तो सी को यहां देने चाहिए थे, बी को यहां देने चाहिए थे, बट वो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। उन्होंने आरबीआई ने कहा नहीं मैं एंट्री कर रहा हूं, सी सीधा ए को दे देगा। दिस इज अ क्लियरिंग हाउस। उन्होंने आपस में जो अकाउंट्स बन रहे थे, जो स्टेटमेंट्स बन रही थी, जो एक दूसरे के ऊपर उधार चढ़ा रखा था, उसको नलिफाई कर दिया। नलिफाई मतलब यार ऑफसेट कर दिया ना, क्लियर कर दिया, अकाउंट क्लियर हो गया मिनिमम पॉसिबल मैनर में। मतलब अब ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, अब इस प्रोसेस से काम डन हो जाएगा। हमारा छोटा टाइम लगा, कम एफर्ट्स लगे, और आरबीआई ने एक्ट किया एज अ क्लियरिंग हाउस कि मैं देखूंगा अगर किसी कमर्शियल बैंक ने दूसरे कमर्शियल बैंक से पैसे ले रखे हैं ना, तो आई विल मेक श्योर कि वो वापस रिटर्न हो। तो वो क्लियरिंग हाउस है कि जितना भी लोन ले रखा है या डिपॉजिट कर रखा है कमर्शियल बैंक्स ने आपस में, वो क्लियर हो जाए। परफेक्ट, आ गई बात समझ। ये एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट। लास्ट हम आ गए हैं कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हमारा लास्ट पॉइंट है ये, सुनो। बड़े सारे ना कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई वो है ना जो पब्लिक के पास है, जो पब्लिक स्पेंड कर पा रही है। हमने ये पढ़ रखा है सारे मनी एंड बैंकिंग में, हमने स्टार्ट ही मनी सप्लाई से किया था। और क्रेडिट क्रिएशन भी पढ़ रखा है। अब आरबीआई मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकती है, आरबीआई मल्टीपल टूल्स यूज करती है, जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट जमा सकते हैं, पब्लिक के पास कितना पैसा है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यार उसके लिए जो टूल्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, ठीक है। और एक गुड न्यूज सुनो क्या है, ये हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, तो बधाई हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 4th पॉइंट ये कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, तो आपको क्या लिख के आना है, आपको इनकी सिंगल लाइन की डेफिनेशन लिख के आनी है, और ये जरूर लिख के आनी है, जिसमें आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, CRR प्लस SLR इज इक्वल टू LRR। हमने मनी क्रिएशन, डिपॉजिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था ना LRR क्या होता है, तो वो किसका कंपोनेंट होता है, CRR प्लस SLR। परफेक्ट। ये पॉइंट डिटेल में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट हाँ इसकी आप सिंगल डेफिनेशन एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, जो भी आपकी गाइड बुक है उससे जरूर पढ़ना, आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने 4 पॉइंट्स करे, 4 के 4 पॉइंट्स आप लिख के आओ, आपके फुल मार्क्स आएंगे। एक 5th पॉइंट होता है, वो होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो क्या होता है यार, वो ये होता है कि अगर मेरे को किसी कंट्री से माल मंगवाना है, किसी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो फॉरेन करेंसी में होता है। फॉरेन करेंसी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसी कौन सी है हमारी, वो होती है डॉलर। उसके बारे में हम BOP दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक्सट्रीम में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए उस पॉइंट को अभी डिस्कस नहीं किया गया है। जल्दी मिलते हैं। हैव अ ग्रेट वन। मनी एंड बैंकिंग के नोट्स आ गए हैं, जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो देख सकते हो, फ्री फॉर ऑल हैं। मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, सारे के सारे जैसे जैसे हम चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं आपको नोट्स मिलते जाएंगे। हैव अ ग्रेट वन। बाय।